महल के नीचे से आतिशबाजी की बौछारें आसमान में खिल उठी। उसी चमक में मैंने लिली के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान देखी, ऐसी मुस्कान जो उसके दिल की गहराइयों से निकली थी। फेरिस व्हील अपनी सबसे ऊंची जगह पर पहुंच गया। आतिशबाजी अब बिल्कुल पास और बेहद चमकदार थी। उन रंगों की रोशनी में लिली का चेहरा दमक रहा था। मैंने धीरे से कहा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, पहले की तरह नहीं। मेरी आवाज आतिशबाजी के शोर में दब गई। लिली सुन नहीं पाई। वो सवाल भरी नजरों से मेरी तरफ मुड़ी। मैंने उसकी ओर नहीं देखा। मेरी नजरें अब भी आसमान में फूटती आतिशबाजी पर टिकी रहीं। तुम बहुत ज्यादा दयालु हो। हर बार यह अच्छी बात नहीं होती। इससे लोग तुम्हें आसानी से चोट पहुंचा देते हैं। तुम्हें हमेशा डर में जीने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम गाना चाहती हो। मुझे पता है तुम्हारे बहुत सारे सपने हैं। जाओ, उन्हें पूरा करो। वावा मेरे पास रहेगी। लिली ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों से 2 आंसू चुपचाप बह रहे थे। उसके होंठ कसकर भींचे हुए थे और उसकी आंखें बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थीं। उनमें इतना गहरा दुख और उलझन थी कि मैं घबरा गया। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया जिससे वो रो पड़ी। तभी उसने धीमी आवाज में पूछा, आप आखिर है कौन? उसकी आंखें अब भी आंसुओं से भरी हुई थीं। उसकी धीमी आवाज सीधे मेरे दिल में उतर गई। मैं कुछ नहीं बोला। चारों तरफ जैसे सन्नाटा छा गया, यहाँ तक कि आतिशबाजी का शोर भी मानो गायब हो गया। काफी देर बाद मैंने उसकी तरफ देखा, हल्के से मुस्कुराया और कहा, मैं फ्लिन लियू हूँ। लिली लगातार मुझे देखती रही। मेरी मुस्कान ने उसके दिल की धड़कनों को बिखेर दिया। ये जवाब उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। उसने मेरी साफ और चमकती आंखों में देखा और उसके आंसू पहले से भी तेज बहने लगे। लिली ने अपने घुटनों को दोनों बाहों से कसकर पकड़ लिया, अपना चेहरा उनमें छिपा लिया और धीरे धीरे रोने लगी। फिर उसने कहा, हाँ सही है, तुम लियो फैन हो, और कौन हो सकते हो? फिर उसने एक बहुत साधारण सी कहानी सुनानी शुरू की। एक लड़का था जो उससे 1 साल बड़ा था और हमेशा उसकी रक्षा करता था। एक दिन कुछ लड़कों ने उसे घेर लिया। वह लड़का उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसे एक खरोंच तक न आए। हर चोट उसने खुद सह ली। उस समय लिली की नज़रों में वही लड़का उसकी पूरी दुनिया था। लेकिन उस दिन के बाद वो अचानक गायब हो गया। फिर एक दिन वो उसे दोबारा मिली और आखिरकार उसी से उसकी शादी भी हो गई, ठीक वैसे ही जैसे वो हमेशा चाहती थी। मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। आखिरकार सब कुछ समझ में आने लगा। लिली ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली थीं। वो बेहद अकेली और असहाय लग रही थी। उसने पहली बार जोर से वो बात कह दी थी जिसे वो वर्षों से अपने दिल में दबाकर रखे हुए थी। किसी ने भी कभी उसकी जिद को नहीं समझा। सब कहते थे कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है, लेकिन केवल वही थी जिसे विश्वास था कि यह सब इसके लायक है। मगर नतीजा उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बुरा निकला। उसने अनगिनत बार अपने फैसले पर पछतावा किया, लेकिन अब तक, जब तक तुम्हारा यह नया रूप उसके सामने नहीं आया। उसने तुमसे पूछा कि तुम कौन हो, और तुमने जवाब दिया, मैं लियो फैन हूँ। बस इतना ही काफी था। आखिरकार मैं उसे समझ गया। मेरी आंखों में वही गर्मजोशी और अपनापन देखकर लिली खुद को और नहीं रोक पाई। वह सीधे मेरी बाहों में आ गिरी। वह वावा के पास सिमट गई और धीरे धीरे रोने लगी। तभी वावा की नींद खुल गई। उसने उलझन में अपनी मम्मी की तरफ देखा। पहले तो उसे थोड़ा बुरा लगा कि उसकी जगह किसी और ने ले ली है, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुरा उठी। उसने एक हाथ मुझ पर और दूसरा हाथ लिली पर रख दिया। फिर हम दोनों के गाल पर एक एक प्यारा सा चुंबन दिया और खुशी से बोली, आज का दिन सबसे अच्छा है। मैं अपनी बाहों में समाई उन दोनों को देखकर अनायास मुस्कुरा पड़ा। एक बेबस लेकिन सुकून भरी मुस्कान। जिंदगी आखिर सही दिशा में बढ़ रही थी। फिलहाल इतना ही काफी था। हालांकि अब मेरी कुछ योजनाओं में बदलाव करना पड़ेगा। आतिशबाजी धीरे धीरे खत्म हो गई। फेरिस व्हील भी धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। लिली वावा को गोद में उठाकर आगे आगे चलने लगी और मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। मैंने देखा कि वो हैरान कर देने वाली तेजी से आगे बढ़ रही थी। मैंने अपनी नाक खुजलाई। फेरिस व्हील से उतरने के बाद से ही लिली अचानक मुझसे दूरी बनाकर चल रही थी, जैसे किसी ने एक पल में उसका स्विच बदल दिया हो और वो फिर से मुझसे दूर रहने लगी हो। लेकिन अंदर ही अंदर वो बेहद घबराई हुई थी, यहाँ तक कि उसने वावा को भी सामान्य से कहीं ज्यादा कसकर पकड़ रखा था। उसके कान और गाल दोनों लाल हो रहे थे। वो सोच रही थी कि वो इतनी देर तक मेरी बाहों में एक छोटी बच्ची की तरह सिमटी रही। ये कितना शर्मनाक था। उसे पूरा यकीन था कि मैं अभी भी उसी बात पर मन ही मन हंस रहा हूँ। जब हम फेरिस व्हील से उतरे थे, उसने मेरे चेहरे का भाव साफ देख लिया था। यही सोचकर वो और भी तेज चलने लगी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इस औरत में अचानक किसी प्रोफेशनल एथलीट जैसी रफ्तार कहाँ से आ गई।
मुझे उसके साथ कदम मिलाने के लिए लगभग दौड़ना पड़ रहा था। हम पार्क के गेट से बाहर निकल आए, लेकिन लिली के रुकने का कोई इरादा नहीं था। आखिर मुझे आवाज लगानी पड़ी, अरे, क्या तुम सच में पैदल ही घर जाने वाली हो? यहीं से एक टैक्सी लेते हैं। तब जाकर लिली रुकी। वो सड़क किनारे खड़ी हो गई, लेकिन मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। अब तो उसे पूरा यकीन हो गया था कि मैं पूरे रास्ते उसी पर हंसता आ रहा हूँ। उसके लिए ये पहले से भी ज्यादा शर्मनाक था। थोड़ी देर बाद मुझे एक टैक्सी मिल गई। उसी समय पहली बार मेरे मन में ख्याल आया, अब मुझे अपनी एक कार खरीद लेनी चाहिए। हम घर पहुंच गए। मैंने वावा को उसकी कमरे में ले जाकर प्यार से बिस्तर पर सुला दिया। उसके बाद मैं अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में सो गया। लेकिन मेरी तरह लिली को नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर लेटी थी और जैसे ही आंखें बंद करती, उसके सामने मनोरंजन पार्क की सारी यादें घूमने लगती। उसने झुंझलाकर कंबल अपने चेहरे तक खींच लिया और खुद को सोने के लिए मजबूर करने लगी, लेकिन उसकी पलकों की हल्की हल्की हरकत बता रही थी कि उसके दिल में कितना तूफान चल रहा है। सुबह 6 बजे मैं हमेशा की तरह उठ गया। दौड़ लगाई, नहाया, नाश्ता बनाया और वावा को जगा दिया। सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन लिली अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। मैंने उसके बंद कमरे के दरवाजे की तरफ देखा और सिर खुजलाते हुए सोचा, कल रात हम काफी देर से लौटे थे। उसे थोड़ा और सो लेने देता हूँ। मैंने उसके लिए नाश्ता अलग रख दिया, बर्तन धोए और जैसे ही रसोई से बाहर निकला, उसी समय लिली अपने कमरे से बाहर आई। उसके गाल हल्के गुलाबी थे। वो चुपचाप लिविंग रूम पार करके सीधे बाथरूम की ओर चली गई। मैंने पूछा, क्या तुम अब भी गाना चाहती हो? मेरी आवाज सुनकर वो एक पल के लिए ठिठक गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। मैं बाथरूम के दरवाजे के सहारे खड़ा हो गया, हाथ में फोन लिए उसके जवाब का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसकी धीमी आवाज सुनाई दी, हाँ, बस एक शब्द। उससे ज्यादा कुछ नहीं। लिली के दिल में उसकी मौजूदा जिंदगी ही उन 2 सालों की तुलना में किसी सपने जैसी थी। और गाना, वो तो ऐसा सपना था जिसे देखने की भी उसने हिम्मत छोड़ दी थी। उसने उसे अपने दिल में दफना दिया था। मैंने उससे और कुछ नहीं पूछा, बस सिर हिलाया और अपना फोन लेकर दूसरे कमरे में चला गया। मैंने अपना मैसेज इनबॉक्स खोला। पहले वीडियो के वायरल होने के बाद से वहां संदेशों की बाढ़ आ गई थी। एक बार मैंने उन्हें ऊपर ऊपर से देखा था, फिर दोबारा कभी नहीं खोला। अब किसी खास संदेश को ढूंढना लगभग नामुमकिन था। फिर भी मैं धैर्य से एक एक संदेश पढ़ने लगा। तभी अचानक मेरी नज़र एक खास संदेश पर जाकर रुकी। मैंने उसे खोला। उसमें लिखा था, स्टारलाइट एंटरटेनमेंट आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए सादर आमंत्रित करता है। आपकी संगीत प्रतिभा के दम पर हम आपको बहुत कम समय में टॉप टियर स्टार बना सकते हैं। आखिर में एक फ़ोन नंबर भी दिया गया था। मेरा शुरुआती मकसद सिर्फ इतना था कि कुछ पैसे कमा सकूं, ताकि वावा और लिली को एक सुरक्षित और स्थिर जिंदगी दे सकूं, फिर चुपचाप पीछे हट जाऊं। लेकिन कल के बाद मेरा फैसला बदल चुका था। मैंने बिना किसी झिझक के वो नंबर मिलाया। 2 बार घंटी बजी, फिर कॉल जुड़ गई। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। मैंने कहा, हेलो, मेरा अकाउंट नाम बोवान है। मुझे आपकी कंपनी का निमंत्रण वाला संदेश मिला था। क्या अभी बात करने का सही समय है? दूसरी तरफ स्टारलाइट एंटरटेनमेंट के मुख्यालय में टैलेंट और ऑपरेशंस की डिप्टी डायरेक्टर शैली ने फोन उठाया। उसकी आंखों में हैरानी झलक गई। उसने सच में उम्मीद नहीं की थी कि मैं कभी कॉल करूंगा। कई दिन पहले उसने वो संदेश भेजा था और उसे लगा था कि मुझे मनोरंजन उद्योग में कोई दिलचस्पी नहीं है। कुछ पल तक उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो मैंने फिर पूछा, हेलो, क्या आप अभी भी लाइन पर हैं? शैली तुरंत संभल गई। उसके चेहरे पर अनायास मुस्कान आ गई, क्योंकि इस समय पूरे इंटरनेट पर सबसे चर्चित नाम यही रहस्यमयी बोवान था। उसने कहा, मैं शैली बोल रही हूँ, स्टारलाइट एंटरटेनमेंट में टैलेंट और ऑपरेशंस की डिप्टी डायरेक्टर। क्या आप हमारी कंपनी ज्वाइन करने के लिए कॉल कर रहे हैं? मैंने शांत स्वर में कहा, डिप्टी डायरेक्टर ली, आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन फिलहाल मेरा खुद इंडस्ट्री में आने का कोई इरादा नहीं है। हाँ, मैं आपकी कंपनी को एक गायिका की सिफारिश करना चाहता हूँ, अगर आप तैयार हो। ये सुनते ही शैली अपनी निराशा छिपा नहीं पाई। उसने धीरे से सिर हिलाया। वो तो खुद बोवान को साइन करना चाहती थी। उसने कहा, मिस्टर बोवान, मैं सिर्फ डिप्टी डायरेक्टर हूँ। अगर आप खुद आते तो मैं अपने अधिकार से फैसला कर सकती थी, लेकिन किसी और को साइन करने के लिए मुझे ऊपर से अनुमति लेनी पड़ेगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, उसकी चिंता मत कीजिए। जिस गायिका की मैं सिफारिश कर रहा हूँ, उसकी गायकी सर्वोच्च स्तर की है और उसके लिए सारे गाने मैं खुद लिखूंगा और खुद ही कंपोज करूंगा। शैली ने जवाब दिया, मैं समझ गई, मिस्टर बोवान। मुझे अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करनी होगी। मैंने कहा, जरूर, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। 5 घंटे बाद उसका दोबारा फोन आया। मिस्टर बोवान, हमने इस बारे में चर्चा की है। हम आपकी सिफारिश मानने के लिए तैयार हैं।
लेकिन फिलहाल आपके सिर्फ 2 गाने रिलीज हुए हैं, जिनमें से एक बच्चों का गाना है। गलत मत समझिए, दोनों गाने शानदार हैं। लेकिन ऊपर वाले अधिकारी आपकी कंपोजिंग क्षमता का और सबूत चाहते हैं। क्या आप उसे साबित करने के लिए तैयार हैं? मुझे पहले से ही अंदाजा था कि सिर्फ 2 गाने किसी को पूरी तरह यकीन दिलाने के लिए काफी नहीं होंगे। मैंने बिना देर किए जवाब दिया, बिल्कुल। मेरा सीधा और आत्मविश्वास भरा जवाब सुनकर शैली खुद चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा। उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। पूरे दिन वह इसी मामले में लगी हुई थी। उसे मेरी प्रतिभा पर पूरा भरोसा था, लेकिन कंपनी के बाकी अधिकारी अब भी संदेह में थे। आखिरकार उन्होंने मुझे एक मौका देने का फैसला किया, क्योंकि इस समय पूरे संगीत उद्योग में एक बड़ी चुनौती चल रही थी, जिसे हल करने के लिए कई कंपनियां अलग अलग गीतकारों को बुला चुकी थीं। लेकिन अब तक कोई भी सफल नहीं हुआ था। अगर बोवान इस चुनौती को हल कर देता तो उसके ऊपर उठ रहे सारे संदेह अपने आप खत्म हो जाते। शैली ने कहा, मिस्टर बोवान, क्या हम आमने सामने मिल सकते हैं? मैं आपको इस चुनौती की पूरी जानकारी देना चाहती हूँ। आपको हमारी कंपनी आकर वहीं पर गाना कंपोज करना होगा। उसकी आवाज़ पूरी तरह ईमानदार थी, लेकिन उसके मन में एक और इच्छा भी थी। वो इस रहस्यमयी बोवान को अपनी आंखों से देखना चाहती थी। मैंने कुछ पल सोचा। वावा का ख्याल रखने के अलावा इस समय मुझे रोकने वाली कोई और बात नहीं थी। इसलिए मैंने बिना झिझक हामी भर दी। ठीक है, कब और कहाँ? शैली ने तुरंत कहा, अगर हो सके तो कल दोपहर। जितनी जल्दी आएंगे उतना अच्छा रहेगा। इससे आपकी गंभीरता भी दिखाई देगी। मैंने जवाब दिया, ठीक है, कल दोपहर मिलते हैं। कॉल खत्म होते ही मैंने अगले दिन सुबह 10 बजे की फ्लाइट बुक कर ली। कुछ ही देर बाद मैं सोफे पर लेटा और गहरी नींद में सो गया। शाम को जब लिली और वावा बाहर से लौटे तो उन्होंने मुझे सोफे पर गहरी नींद में सोया हुआ पाया। वावा धीरे धीरे मेरे पास आई और चुपचाप मेरी बाहों में सिमट गई। सपने में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई छोटा सा बिल्ली का बच्चा मेरे चेहरे से रगड़ खा रहा हो और मेरी सांस लेना मुश्किल कर रहा हो। मैं अचानक जाग गया। तभी मेरे कानों में वावा की खिलखिलाती हंसी गूंज उठी। नीचे देखा तो उसकी छोटी सी उंगलियां मेरी नाक दबाए हुए थीं। वह मुस्कुराकर बोली, पापा, खाना तैयार है। मैं भी मुस्कुरा उठा। अचानक मेरे मन में ख्याल आया, ऐसी जिंदगी भी सच में बुरी नहीं है। खाने की खुशबू डाइनिंग एरिया से आ रही थी और मेरा पेट भी भूख से गुड़गुड़ाने लगा। तभी लिली रसोई से 2 कटोरे चावल लेकर बाहर आई। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, तुम्हारी नींद नहीं खुली, इसलिए मैंने खुद खाना बना लिया। मैंने मुस्कुराकर कहा, खुशबू और देखने से ही लग रहा है कि खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। सिर्फ देखकर ही मुझे भूख लग गई। मेरी तारीफ सुनकर लिली हल्का सा शर्मा गई। उसने सिर हिलाया और आखिरी कटोरा लेने के लिए वापस रसोई में चली गई। हम तीनों साथ बैठकर खाना खाने लगे। मैंने कुरकुरे पोर्क का एक टुकड़ा वावा के कटोरे में रखा, फिर लिली की तरफ देखकर कहा, मुझे कल बाहर जाना होगा। पता नहीं कितने दिन लगेंगे। लिली उसी समय सूप का घूंट पी रही थी। मेरी बात सुनते ही वो चौंक गई और सूप उसके गले में अटक गया। मैं तुरंत घबराकर उसके पास गया और उसे एक नैपकिन थमा दिया। उसने नैपकिन लिया, मुंह दूसरी ओर फेरकर अपना मुंह पोंछा। मेरे बाहर जाने की बात ने उसके मन को पूरी तरह हिला दिया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि मुझसे पूछे मैं कहाँ जा रहा हूँ या नहीं। सिर्फ 1 हफ्ता पहले तक वही मुझसे दूर भागना चाहती थी, लेकिन अब जब सुन रही थी कि मैं जा रहा हूँ तो उसे हैरानी हो रही थी कि उसका मन मुझे जाने ही नहीं देना चाहता। सबसे पहले वावा ने पूछा, पापा, आप कहाँ जा रहे हो? मैंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, पापा मम्मी के लिए नौकरी ढूंढने जा रहे हैं। फिर मैंने लिली की तरफ देखा। माफ करना, मैंने यह फैसला तुमसे पूछे बिना कर लिया। जब तक कोई पक्की खबर नहीं मिली, मैं तुम्हें बेवजह उम्मीद नहीं देना चाहता था। एक कंपनी ने मुझसे संपर्क किया है। मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। अगर सब ठीक रहा तो तुम आधिकारिक तौर पर फिर से गाना गा सकोगी। कंपनी का नाम है स्टारलाइट एंटरटेनमेंट। ये बहुत अच्छी कंपनी है। लिली ने तुरंत मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे यकीन हो गया था कि मैं बिल्कुल गंभीर हूँ। हमारी नजरें मिली और उसी पल उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसकी पलकों के किनारे हल्के गुलाबी हो गए और उसकी सुंदर आंखें पानी की तरह नर्म पड़ गईं। उसके लिए ये सब बहुत बड़ा था। मैंने तुरंत नजरें झुकाकर फिर से अपने खाने की तरफ देखना शुरू कर दिया। लिली ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वो फिर से गा सकेगी। और उससे भी बढ़कर ये सब वही आदमी उसके लिए कर रहा था जिसने कभी उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वह धीमी लेकिन पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ आवाज में बोली, धन्यवाद। मुझे गाना बहुत पसंद है। सच में, बहुत बहुत ज्यादा। गाते रहना ही उसका सबसे बड़ा सपना था। और वो चाहती थी कि कोको और मैनेजर यून की जिंदगी भी बेहतर हो जाए, ताकि उन्हें अब और किसी के सामने झुकना न पड़े।
आज कोको से मिलने के बाद से वो लगातार उन्हीं के बारे में सोच रही थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे धन्यवाद मत दो, तुम्हें खुश देखकर ही मुझे खुशी मिलती है। मेरी आंखों में सच्ची गर्मजोशी थी। अगली सुबह मैं दरवाजे पर खड़ा था। मैंने कहा, अब अंदर जाओ, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में वापस आ जाऊंगा, चिंता मत करना। मैंने एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी रोकी और आखिरी बार मुड़कर लिली की तरफ देखा। उसने धीरे से सिर हिला दिया। उसकी आंखों में साफ साफ मुझे रोक लेने की इच्छा दिखाई दे रही थी। यही वही औरत थी जो कुछ दिन पहले तक मुझसे दूर भागना चाहती थी, लेकिन अब सिर्फ 2 दिन की जुदाई भी उसे भारी लग रही थी, जैसे मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं। मैंने खुद को संभाला, फिर मुड़कर टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी धीरे धीरे आगे बढ़ी और पीछे शीशे में 2 छोटी छोटी परछाइयां धीरे धीरे दूर होती चली गईं। मैंने आंखें बंद कर लीं। मेरे दिल में जो एहसास था उसे मैं खुद भी नाम नहीं दे पा रहा था। करीब 3 घंटे बाद मैं विमान से उतरा। जैसे ही मैंने इस शहर की जमीन पर कदम रखा, यहाँ की रौनक और ऊर्जा ने मुझे घेर लिया। जियांगचेन की तुलना में ये शहर कहीं ज्यादा भीड़-भाड़ वाला था। लोगों की भीड़ के साथ आगे बढ़ते हुए मैं मुश्किल से रास्ता बना पा रहा था। आखिरकार मैं एग्जिट नंबर 5 तक पहुंचा और राहत की सांस ली। मैं बाहर निकलने वाली सीढ़ियों के ऊपर खड़ा होकर हाथों में नाम वाले बोर्ड पकड़े लोगों की भीड़ में अपना नाम ढूंढने लगा। निकलने से पहले मेरी शाइली से बात हो चुकी थी। उसने कहा था कि वो यहीं से मुझे लेने आएगी। चारों तरफ इतने सारे बोर्ड थे कि ज्यादातर किसी मशहूर सितारे का इंतजार कर रहे प्रशंसकों के लग रहे थे। काफी देर बाद मेरी नज़र एक लंबी, आकर्षक महिला पर जाकर रुकी। उसने प्रोफेशनल ब्लेजर पहन रखा था और उसके हाथ में एक बोर्ड था जिस पर लिखा था बोवान। मैं उसके पास गया और हल्का सा हाथ हिलाकर बोला, हाय डिप्टी डायरेक्टर ली। मैं ही बोवान हूँ, असल नाम फ्लिन लियू। इंतजार करवाने के लिए माफ कीजिए। शाइली ने मुझे देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी चमकी, लेकिन उसने तुरंत उसे छिपा लिया। उसे पता था कि मैं जवान होऊंगा, लेकिन इतना जवान, इसकी उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। और ऊपर से मेरा चेहरा मानो स्टार बनने के लिए ही बना हो। एक पल के लिए उसके मन में अफसोस भी हुआ कि काश वो मुझे ही साइन कर पाती। उसने मुस्कुराकर कहा, हाय मैं शाइली हूँ। यहाँ बहुत भीड़ है। मेरी कार अंडरग्राउंड पार्किंग में खड़ी है। अभी लंच का समय भी हो गया है, तो चलिए कहीं बैठकर खाना खाते हैं और आराम से बात करते हैं। मैंने सिर हिलाया, जरूर। हम दोनों साथ साथ बाहर निकलने लगे। शाइली साफ तौर पर इस इंडस्ट्री में लंबे समय से काम कर रही थी। चलते चलते वो बड़ी सहजता से बातचीत करती रही। उसे लगा था कि मेरी उम्र का कोई लड़का शायद झिझकते हुए बात करेगा, लेकिन मैं बिना किसी परेशानी के उसके साथ सामान्य रूप से बातें करता रहा। मेरे अंदर जरा भी झिझक नहीं थी। ये देखकर शाइली की नज़रों में मेरी इज्जत और बढ़ गई। उसके मन में यही ख्याल आया कि वाकई असाधारण लोग किसी भी माहौल में खुद को सहज साबित कर देते हैं। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो मेरे बारे में ऐसा सोच रही है। अगर पता होता तो शायद मुझे हंसी आ जाती। आखिर मेरे पास 2 जन्मों की यादें थीं। दोनों को जोड़कर देखा जाए तो मेरी मानसिक उम्र 50 साल से भी ज्यादा थी। अगर इतनी उम्र के अनुभव के बाद भी मैं साधारण बातचीत न कर पाता तो जीने का कोई मतलब ही नहीं था। हम दोनों कार में बैठे। खिड़की के बाहर चमचमाता शहर तेजी से पीछे छूटता जा रहा था। रास्ते में शाइली मुझे शहर की मशहूर इमारतों और जगहों के बारे में बताती रही। कुछ ही देर में हम एक रेस्टोरेंट पहुंच गए। खाना आने का इंतजार करते हुए वो सीधे मुद्दे पर आ गई। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपको मिस्टर लियू कहकर बुलाऊं। अब बताइए, आप किसे हमारी कंपनी में सिफारिश करना चाहते हैं? क्या वो पहले से इंडस्ट्री में है या बिल्कुल नई है? मैंने गंभीर स्वर में कहा, क्या आपने लिली शेन का नाम सुना है? वो पहले एक सिंगर थी, लेकिन कुछ समय के लिए इंडस्ट्री छोड़ चुकी है। अब वो वापसी करना चाहती है। काम की बात शुरू होते ही मेरा चेहरा पूरी तरह गंभीर हो गया। शाइली ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। उसने लिली शेन के गाने सुने थे। उसकी गायकी पर कोई सवाल नहीं था, लेकिन उसे ये भी याद था कि उसने एक रिश्ते से जुड़े विवाद की वजह से इंडस्ट्री छोड़ी थी, और जिस आदमी के लिए उसने अपना करियर दांव पर लगाया था वो कोई खास इंसान नहीं था। ऐसे मामले में वापसी करना आसान नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद शाइली ने अपने कान के पीछे बालों की एक लट सरकाई और मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, मैं लिली शेन को जानती हूँ, लेकिन आपका उसके साथ क्या रिश्ता है, और क्या आपको पता है कि उसने इंडस्ट्री क्यों छोड़ी थी? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए शांत स्वर में कहा, हम शादीशुदा हैं। वो मेरी पत्नी है। ये सुनकर अनुभवी शाइली भी अपनी हैरानी छिपा नहीं पाई। उसकी आंखें फैल गईं। शादीशुदा? क्या यही वो आदमी था? वही निकम्मा इंसान जिसके लिए लिली शेन ने अपना पूरा करियर बर्बाद कर दिया था? या फिर क्या लिली शेन ने उससे तलाक लेकर किसी और से शादी कर ली थी? उसके चेहरे के भाव देखकर मैं आसानी से समझ गया कि वो क्या सोच रही है।
मैंने हल्की सी कड़वी मुस्कान के साथ कहा, आप गलत नहीं सोच रही। उस स्कैंडल वाला आदमी मैं ही हूँ। शाइली कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। वो लिली शेन के बारे में जानती थी, लेकिन उसने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि उसका पति कौन था। अब उसके मन में ये शक पैदा हो गया कि कहीं वे दोनों गाने भी किसी और ने तो नहीं लिखे थे। मैंने उसे ज्यादा देर सोचने का मौका नहीं दिया। उसकी झिझक देखकर मैं आगे बोला, क्या उसे साइन करना इतना मुश्किल है? अगर आपको दिक्कत है तो मैं किसी दूसरी कंपनी से बात कर सकता हूँ। लेकिन पहले ही साफ कर देता हूँ, मैं सिर्फ उसे साइन करवाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि उसे सबसे बेहतरीन संसाधन मिले, पूरी रचनात्मक आज़ादी मिले और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिले जो उसे किसी तरह की बेड़ियों में न बांधे। आखिरकार ये दोनों पक्षों के फायदे की बात है। अगर मैं साथ रहूंगा तो स्टारलाइट एंटरटेनमेंट को भी बहुत फायदा होगा। उम्मीद है आप इस पर गंभीरता से विचार करेगी। मैंने एक ही सांस में अपनी सारी बात कह दी। फिर पानी का गिलास उठाकर आराम से एक घूंट पी लिया। शाइली का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। साफ था कि वो गहरी सोच में पड़ गई थी। शाइली ने गंभीर स्वर में कहा, बात यह है कि हमने पहले कभी साथ काम नहीं किया है। सिर्फ 2 गाने, चाहे वे कितने भी अच्छे क्यों न हो, इतने बड़े फैसले के लिए काफी नहीं है। मैं मानती हूँ कि लिली शेन की गायकी बेहतरीन है, लेकिन इस इंडस्ट्री में सिर्फ प्रतिभा से काम नहीं चलता। उसे दोबारा लोगों के सामने लाना मुश्किल नहीं है, और मुझे लगता है कि यह बात तुम भी जानते हो। लेकिन उसे टॉप टियर संसाधन देना और पूरी तरह आज़ाद कॉन्ट्रैक्ट देना। सच कहूँ तो हमने आज तक किसी को ऐसी शर्तें नहीं दी हैं। यह कोई छोटा फैसला नहीं है। हमें इस पर ठीक से विचार करने के लिए समय चाहिए। उसने सीधे तौर पर मुझे मना नहीं किया था, लेकिन उसकी बातों से साफ था कि फिलहाल कंपनी इसके लिए तैयार नहीं थी।